अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कारपोरेशन का इलेक्शन होता है और शेख आसिफ साहब यानी इस्लाम पार्टी की 35 सीटें जीत करके आ जाती हैं और मजलिस की सिर्फ और सिर्फ 21 सीटें जीत करके आती है। और इसमें बहुत सारे लोग अब इस अधेड़-बुन में हैं कि ऐसा क्यों हुआ। यानी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि मजलिस की 43 सीट से ज़्यादा आएगी और होता इसका उल्टा है। होता जो है आपके सामने है इलेक्शन का जो रिज़ल्ट। आज उसकी उन वजूहात की, उन कमियों के ताल्लुक से बातें करेंगे। आज लोग ये कह रहे हैं कि पैसे के दम पर शेख आसिफ साहब जीत करके आए हुए हैं या इस्लाम पार्टी जीत करके आई हुई है। तो फिर अगली बार भी यही होगा और हर बार फिर यही होगा। हमें इस वक्त अपनी कमियों के ताल्लुक से बातें करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि मजलिस की सीटें इतनी कम क्यों आई हुई हैं और उसकी वजह क्या है। सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी के ऊपर अगर हम रोना रोएंगे तो हम आगे कभी जीत करके नहीं आ पाएंगे। हमें ये देखना होगा कि हमारी ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से पब्लिक ने हमको सपोर्ट नहीं किया, यानी मजलिस को सपोर्ट नहीं किया। मुफ्ती साहब को जो है 21 सीटें ही क्यों जीत करके आई। जो 21 पैनल पर मुफ्ती साहब जीत करके आए हुए हैं उसके ताल्लुक से मुझे बातें नहीं करना है। बाकी जो 35 सीटें हैं जो मुफ्ती साहब के हाथों से निकल गई हैं, 61 मेंबरान में से 21 सीटें जीत करके आई हैं, बाकी 39 सीटें क्यों जीत करके नहीं आई हैं, इसके ताल्लुक से जो है मैं दो जावियों में बात करूंगा। पहले जाविये में कारपोरेटर्स के ताल्लुक से बात करूंगा और दूसरे जो एंगल है वो मुफ्ती साहब की गलतियों के ताल्लुक से बातें करूंगा। और अदबन मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन कमियों को दूर किया जाए ताकि अगली बार पूरी भरपूर अक्सरियत से जो है मजलिस जीत करके आ पाए या फिर मुफ्ती साहब जीत करके आ पाएँ, चाहे फिर वो किसी भी पार्टी में हो। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कारपोरेटर्स के ताल्लुक से बात करेंगे कि जहाँ जहाँ पर भी मुफ्ती साहब का पैनल हारा हुआ है। मैंने ख़ास तौर से एक कड़वा सच बताना चाहता हूँ, मैंने ख़ास तौर से इस चीज़ को अपनी आंखों से मुशाहिदा किया है कि वहाँ पर पैसे बांटने के अलावा वक्त नहीं बांटा गया। वहाँ के जो कारपोरेटर्स थे ख़ास इलेक्शन के अय्याम में, यानी वोटिंग के अय्याम में, उन्होंने अपना वो भरपूर वक्त नहीं दिया जो भरपूर वक्त शेख आसिफ साहब के उम्मीदवारों ने और उनके सियासी वर्करों ने किया। जितने भी पोलिंग बूथ थे जहां पर मजलिस हारी हुई है उस पर वहां पर मैंने खुद अपनी आंखों से जा करके देखा है कि शेख आसिफ साहब के सियासी वर्कर और उनके लीडरान, उनके मेंबरान जो है जा करके खुद लगे हुए थे। किसी की वोट नहीं मिल रही थी तो वो खुद उन पोलिंग बूथ पर जा करके अंदर बाहर से दौड़ दौड़ करके काम कर रहे थे और मजलिस के मेंबरान कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। सुबह सुबह के अव्वलिन सातों में नज़र आए और उसके बाद 12-1 बजे के बाद नज़र नहीं आए। और जब के शेख आसिफ साहब के जो वर्कर थे, जो रिक्शा के वर्कर थे, वो शाम के 7:30-8 बजे तक का उन्होंने एक एक वोटर को अहमियत दी और उनकी तकालीफ पर वो दौड़ते रहे, चाहे फिर वोटिंग स्लिप के ताल्लुक से हो या फिर और चीज़ों के ताल्लुक से हो। यानी ख़ास तौर पे जब एक आम आदमी वोट देने जाता है और उसको उसकी वोटिंग स्लिप नहीं मिलती है या फिर उसको पता नहीं चलता है कि कौन सी आदमी में मेरा नाम है या फिर मुझको किस लाइन में खड़े होकर के वोट देना है, वहाँ पर उनकी रहनुमाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी के वर्कर ही हर तरफ नज़र आ रहे थे। और इसी वजह से 35 सीटें जो है इस्लाम पार्टी की सही तरीके से निकल पाई हैं। और यहाँ पर हमारी गलतियाँ यही हैं कि मजलिस के मेंबरान ने इस ताल्लुक से वैसा काम नहीं किया जैसा कि रिक्शे वालों ने काम किया या इस्लाम पार्टी के लोगों ने काम किया। अब आते हैं उस चीज़ पर जिस पर मैं कई दिनों से बोलना चाहता था पर खामोश था, क्योंकि अगर मैं पहले बोलता और उसके बाद मजलिस की सीटें इतनी कम निकल कर आती तो लोग ये कहते कि तुमने ऐसा ऐसा कहा था, इसकी वजह से है। पर अब ये सही वक्त है कि हम अपनी कमियों पर नज़र डालें। मुफ्ती साहब ने काम तो काफ़ी किया एक एमएलए के ताल्लुक से, सड़कें बनाई, रोड बनाई, गटर बनाई और अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन किया। अच्छे लोगों में से काफ़ी सारों को टिकट भी दिया। पर जो काम मुफ्ती साहब को करना चाहिए था, एक इंसान जो दूसरे इंसान को सबसे ज़्यादा दे सकता है, सबसे कीमती चीज़ दे सकता है, वो है वक्त। और ये मुफ्ती साहब ने काफ़ी हद तक कम किया है। जो वक्त वो मजलिस के ताल्लुक से असदुद्दीन अवैसी और दूसरी जगहों पर दे रहे थे, बिहार के इलेक्शन वगैरह पर दे रहे थे, वो वक्त उनको मालेगांव शहर की आम आवाम को देना चाहिए था। जिस तरह से मुफ्ती साहब खानवादा हुसैन सेठ कंपाउंड के साथ वक्त देते हैं या फिर खानवादा यूनुस ईसा के साथ वक्त देते हैं, वो आम आदमी को उन्होंने वो वक्त नहीं दिया। पिछले 1 साल में एमएलए बनने के बाद जहाँ जहाँ पर भी ये पुकारा गया कि एमएलए कहाँ हैं, वहाँ पर एमएलए नज़र नहीं आते हैं, मुफ्ती साहब नज़र नहीं आते हैं। उनका ये कहना कि ये एमएलए का काम नहीं है, इससे बात नहीं बनती है। जैसा कि जन्म दाखिले के ताल्लुक से अगर हम बात करें, हमें ये साफ नज़र आता है कि मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि ये मुसीबत लाई गई हुई है, पर मुसीबत आने के बाद उसको हटवाने के ताल्लुक से काम करने की जब बात आती है, आप अंदाज़ा लगाओ कि एक घर में आग लगी हुई है और वहाँ पर 2 भाई हैं, शेख आसिफ और मुफ्ती साहब।
अब मुफ्ती साहब ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये आग शेख आसिफ साहब ने लगाई हुई है। अब उसकी सच्चाई को जाने दीजिए, उस पर बहुत सारी बातें हो गई, पर उस आग लगने के बाद उस आग को बुझाने का काम करने में मुफ्ती साहब काफ़ी कम नज़र आते हैं। एक आम आदमी जब SIT की इंक्वायरी में फंसता है और वो मुफ्ती साहब को फ़ोन लगाता है, मैं अपना खुद का ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, किसी और की सुनी सुनाई बात नहीं है। मेरे एक अजीज़ के ताल्लुक से जब SIT की इंक्वायरी हुई और मुफ्ती साहब को हमने फ़ोन मिलाया, तब उन्होंने कहा कि अगर FIR हो चुकी है और SIT वालों ने आपको बुला लिया है तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे PA से मुलाकात करके बात कर लो। उस वक्त मेरा दिल काफ़ी दुखा हुआ था। और उसके बाद हमने जो है दूसरे लोगों को फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि आपको इस ताल्लुक से सिर्फ़ और सिर्फ शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटरी साहब यानी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ही आपकी मदद कर सकती है। कितना दिल दुखाने वाली बात है कि SIT की इंक्वायरी के ताल्लुक से बात होती है और इस ताल्लुक से हमें एक ऐसी पार्टी के ताल्लुक से बातें करनी होगी जिस पर मुफ्ती साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मुसीबतें उनकी लाई हुई हैं। उसके बाद हमने एजाज बेग साहब को फ़ोन लगाया और उन्होंने फ़ौरन हमारी कानूनी मदद की। और उसके बाद जब हम कोर्ट जाते हैं और उसके बाद जो भी होता है स्टेप बाय स्टेप एजाज बेग साहब हमको फ़ोन करके हमारे साथ हाल चाल लेते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बताते रहो। पर हमने फ़ोन तो मुफ्ती साहब को भी मिलाया था, उनका एक फ़ोन भी नहीं आता है कि हाँ बताओ क्या हुआ। और कोर्ट में भी हमको नज़र आते हैं कौन, शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम डिग्निटरी साहब ही नज़र आते हैं। बाद में वो वीडियो वगैरह बनाते हैं जो भी है, पर असल चीज़ यही है कि अगर हम किसी को कायद बनाते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि वो हमें अपना वक्त देते हैं या नहीं। एक आम आदमी अगर कोई परेशानी में मुब्तला होता है तो उसकी कानूनी मदद के लिए वो बंदा हाजिर होता है या नहीं, वो उसका काम नहीं है या है नहीं, इस पर हमें बात नहीं करना है। हमें ये देखना है कि वो हमें वक्त दे रहा है या नहीं। और इस ताल्लुक से काफ़ी कुछ हुआ था और इस ताल्लुक से मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी बनाई थी, पर मेरे जो करीब के लोगों ने हैं उन्होंने इस वीडियो को रिलीज़ करने से मुझे मना कर दिया कि हमें पार्टी पर नहीं आना है, और इस वजह से मैंने इस बारे में बातें करने से ही गुरेज किया। वरना इस तरह की जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ ये मैं इलेक्शन से पहले ही डाल चुका होता। काफ़ी लोगों के मना करने की वजह से मैं उस वक्त खामोश था, पर अब ये सही वक्त है कि हमें अपनी कमियों की तरफ नज़र करना होगा और ये देखना होगा कि जिस भ्रम में हम लोग जी रहे थे वो भ्रम अब टूट चुका है। हमें समझ में आ चुका है कि मजलिस की 21 सीटें ही निकली हैं और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ पैसों का ना बांटना नहीं है। इसकी वजह यह भी है कि हमने आम शहरियों को मजलिस ने वो वक्त दिया ही नहीं है जब आम शहरी चाहते थे कि हमारी मदद की जाए। कारपोरेटर लाइन के ताल्लुक से ले लो या फिर दो बड़े चेहरे जो शहर के हैं, शेख आसिफ साहब और मुफ्ती साहब, इस ताल्लुक से अगर हम देखें तो शेख आसिफ साहब, उनके सियासी वर्कर्स, उनके कारपोरेटर्स वक्त देते नज़र आते हैं, कानूनी मदद करते नज़र आते हैं। किसकी वजह से मुसीबतें आई क्या है वो हमें एक साइड में रखना होगा, और इन मुसीबतों को हटाने के ताल्लुक से कौन वक्त दे रहा है हमें इस पर नज़र करनी होगी। बाकायदा मैं नाम लेकर के कह सकता हूं, पर उनसे इजाज़त नहीं लिया हूं, इसलिए उनकी इजाज़त के बगैर मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं। वरना मजलिस के कई उम्मीदवार जिनसे बजाते खुद मेरी बात हुई है वो भी इस ताल्लुक से कहते हैं कि हाँ इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब का खामोश रहना सही नहीं था, यहाँ पर उनको बोलना चाहिए था, पर उन्होंने अपना दामन बचा करके चलने में ही आफियत समझी। आप अगर देखें इम्तियाज़ जलील साहब को तो वो खुद एलानिया कहते हैं कि मेरे ऊपर 16 FIR दर्ज हैं, 17वीं हो जाएगी तो और क्या होगा। पर मुफ्ती साहब इस ताल्लुक से काफ़ी हद तक अपना दामन बचा करके चल रहे थे, SIT के ताल्लुक से कहो या फिर और मुसीबतों के ताल्लुक से कहो। खुद मौलाना उमरान साहब ने इस ताल्लुक से इशारतन बात भी कही थी कि जब मैंने शहर के एक बड़े आलिम दीन के को इस ताल्लुक से बात की तो उन्होंने कहा कि ये छोटा मोटा मसला है इंक्वायरी का, और मसला इतना बड़ा हो गया और उसके बावजूद दामन बचा करके चलना ठीक नहीं है। ये सिर्फ जन्म दाखिले का मामला नहीं है, और भी कुछ ऐसे मामलात होते हैं, तो इस ताल्लुक से दामन बचाना सही नहीं होगा। जिस तरह से एक कायद को रहना चाहिए, वो शेर आपने सुना होगा कि हमें रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। खुद इस चीज़ को मुफ्ती साहब अपने कई बयानात में या कई जलसों में कह चुके हैं कि हमें रहजनों से गिला नहीं, हमें डाकुओं से कोई शिकायत नहीं है, उनका तो पेशा है डाका डालना। तेरी रहबरी का सवाल है कि अगर हमने आपको रहबर बनाया है तो आप बताएं कि काफिला क्यों लूटा। आपको बताना होगा कि आप ऐसे किसी रास्ते पर कैसे चल सकते हैं कि जहां पर काफिला लूटा गया। एक रहबर का सवाल का जो है, जो हक होता है, जो उस पर फ़र्ज़ होता है, वो यही होता है कि वो जो है इस ताल्लुक से तदाबीर इख्तियार करे कि काफिला ना लूट पाए। और शहर पर जो मुसीबतें आती है उसकी कानूनी मदद के लिए खुद आगे बढ़ बढ़ के रहना होगा। मेरी वोट आई थी वार्ड नंबर 8 से, और वार्ड नंबर 8 से जब मेरी वोट आई तो मुझको एक गलत स्लिप मिल गई बाय चांस, और मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया कि हाँ उस पर जो है सीरियल नंबर क्या है क्या नहीं। और उसके बाद जब मैं गया
स्कूल नंबर 80 म्यूनसिपल शाला नंबर 80 ऐसा लिखा हुआ था। और वो जब मैं ढूंढने के लिए गया तो मुझको मजलिस का कोई भी कारपोरेटर नज़र नहीं आया जो मेरी रहनुमाई कर सके, कोई भी सियासी वर्कर नज़र नहीं आया जो मेरी रहनुमाई कर सके। हर तरफ इस्लाम पार्टी के वर्कर ही रहनुमाई करते नजर आए। मैं ढूंढते रह गया और काफ़ी परेशानियों के बाद जब ये चीज़ नज़र नहीं आई 2 से 3 घंटे लगे और उसके बाद मुझको स्कूल मिली और जहाँ पर मुझको जाना था वो मिला। और उसके बाद जब मैं अंदर जाता हूँ तो वो कहते हैं कि जो आपको सीरियल नंबर मिला है वहाँ पर कोई लड़की का नंबर है, आपका नहीं है, और मुझको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। और उसके बाद मैं ढूंढते फिरता हूँ क्योंकि मेरे बाकी लोगों की वोट जो है वार्ड नंबर 17 से आई थी, तो मैंने वार्ड नंबर के 17 की यादी के लिए दौड़ भाग शुरू की। और वहाँ पर भी मुझको मजलिस के लोग कहीं नज़र नहीं आते जो मुझको वार्ड नंबर 17 की यादी ला सकें। और मुझको जो है फिर इस्लाम पार्टी के वर्करों से कांटेक्ट करना पड़ता है और वो मुझको वार्ड नंबर 17 की यादी देते हैं। मैं बैठ करके एक एक वोटर में अपना नाम चेक करता हूँ, अपनी बेटी का नाम चेक करता हूँ और मुझको वहाँ पर भी मेरा नाम कहीं नज़र नहीं आता है। फिर मैं उस स्लिप को दोबारा से देखता हूँ तो फिर मुझको पता चलता है कि मेरा सीरियल नंबर गलत था और उसकी वजह से नहीं मिली। और उसके बाद मैं जो है एक फिर स्लिप बनवाने जाता हूँ तो वहाँ पर भी मुझको जो है मजलिस के कोई मेंबर नज़र नहीं आते हैं। दोपहर का 3 साढ़े 3 बज चुका है और मुझको फिर इस्लाम पार्टी के सियासी वर्करों से कांटेक्ट करना पड़ता है और वो मेरी रहनुमाई करके मुझको एक दूसरी स्लिप बना कर देते हैं वो जिसमें वो पूरी डिटेल डालते हैं। और उसके बाद मैं वहाँ पर जाता हूँ और वहाँ पर भी मुझको लंबी लाइन नज़र आती है और दोपहर का 3 बज रहा है और वार्ड नंबर 8 के ताल्लुक से या फिर वार्ड नंबर 17 या किसी भी वार्ड के मैं जहाँ पर भी जाता हूँ वहाँ पर मुझको सिर्फ और सिर्फ रिक्शा के सियासी वर्कर नज़र आते हैं और उनके उम्मीदवार नज़र आते हैं जो इस ताल्लुक से लोगों की मदद कर रहे हैं। काफ़ी दुख हुआ मुझको इस बात का। और उसके बाद मैं जो है सीधे रूम के अंदर जाता हूँ इतनी लंबी लाइन को तोड़ते हुए और मैं जा करके उन सरकारी ऑफिसरान पर, उन पुलिस वालों के ऊपर गर्म हो जाता हूँ, चिल्लाता हूँ बहुत तेज़ आवाज़ में कि मैं 8 बजे से दौड़ भाग कर रहा हूँ और आप लोगों ने मुझको इस रूम से बाहर कर दिया था और ये मेरा सीरियल नंबर है और यहीं का है। और उस वक्त जब उस सीरियल नंबर पर वो देखते हैं तो मेरी वोट वहाँ पर होती है और मैं वहाँ पर वोट दे करके निकल जाता हूँ। सोचने की बात है कि एक आम आदमी जिसको वोट देने की ज़्यादा मालूमात नहीं हो, जो पढ़ा लिखा नहीं हो, अगर वो वोट देने जाता है वोटिंग के दिन और वहाँ पर उसको मजलिस के कोई इंसान नज़र नहीं आता है तो उसका पहला ही सोच यही बनेगा कि जब मुझको ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पर मुझको इस्लाम पार्टी के लोगों ने मदद की तो फिर वो इस्लाम पार्टी को वोट क्यों नहीं देगा। और ये कहना कि हम पैसा नहीं बांट सके उसकी वजह से हम हार गए, मैं समझता हूँ पूरी तरह से सच नहीं है। आपके पास वक्त था, आपको वक्त देना चाहिए था। हर सियासी वर्कर जो मजलिस से जुड़ा हुआ है, हर सियासी उम्मीदवार जो मजलिस से जुड़ा हुआ है, उसको मैं उसकी कमियां दिखाना चाहता हूं कि आपकी किन कमियों की वजह से आप हारे हुए हैं। मैं शुरू से यही कहता आया हूं कि मैं किसी सियासी पार्टी की हिमायत या मुखालिफत नहीं करता हूं। बहुत सोच समझ करके मैंने मजलिस की हिमायत का ऐलान किया था और उसके बाद मजलिस के उम्मीदवारों ने जहाँ जहाँ पर भी वो हारे हैं उन्होंने वो कारकर्दगी नहीं दिखाई वोटर्स के ताल्लुक से जो उनको दिखाना चाहिए था। और मुफ्ती साहब के ताल्लुक से भी यही कहूँगा कि आप अवेलेबल होना शुरू करें। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में जिस तरह से वो रातों को उठ करके एक एक आम आदमी के घरों को भेस बदल करके जाया करते थे, आपको वक्त देना होगा। अगर शहर ने आपको जिम्मेदारी दी है असम्बली की और आप चाहते हैं कि मेयर भी मजलिस का बने, दोनों पहिए आपके हाथ में हो, तो आपको शहर के आम आवाम को वक्त देना होगा। और इसमें कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी नज़र आती है। और पिछले 24 घंटों में मैं इसी चीज़ का जायज़ा ले रहा था कि मजलिस कहाँ हारी है और इस वजह से मुझको ये कड़वे सच वाला वीडियो बनाना पड़ा। और इस वीडियो के ज़रिए कभी कोई ये ना समझे कि अरे इस बंदे ने तो सीधे से पलटी मार दी। मैं कमियां बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा कभी कोई पार्टी जीत करके आती हो और उसने अपना काम सही नहीं किया तो मैं बराबर इसी तरह से उसकी गलतियां उसको बताऊंगा और बिना डरे बताऊंगा। और कोई पार्टी अगर हार करके आती है और वो अपोजिशन का काम सही नहीं करती है तो उसकी गलतियां भी मैं बताऊंगा। तो आज की वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।